मैं आपके दोनों आपसे बोल रहा था कि साइंस पे किस भी टॉपिक पे वीडियो बना। तो जो मेरा सबसे अच्छा है, जैसे कि मुझे लगता है कि फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है मिरर। तो कम्प्लीटली आज मिरर को मतलब तो बिल्कुल खत्म करेंगे या फिर लेंस वगैरह देखेंगे, अगर उसमें टाइम रहा ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। और तो कोशिश ये रहेगी कि हम जो टॉपिक शुरू करो उसे एक वीडियो के अंदर खत्म कर लो। तो मिरर जो है ना, मतलब मिरर क्या, अगर आप देखोगे लेंस भी, ठीक है, और उसमें दर्पण भी, ये दोनों ही टॉपिक रेलवे के बहुत फेवरेट है। तो सभी में आ रहे सभी एग्जाम्स के अंदर जो वन टाइम है, लेकिन फिर भी मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, तो उस ग्रुप डी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब साइंस के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, लेंस और दर्पण, और सब उसमें न्यूमेरिकल्स के हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं करना, शुरू करेंगे। सबसे पहला हम दर्पण से शुरू करेंगे, ठीक है नी। दर्पण से पहले छोटी सी बड़ी बातें आ रही है, प्रकाश, ठीक है। ये है प्रकाश। तो जो प्रकाश है, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस प्रकाश में से एक छोटी सी बात निकालेंगे। वो है इसकी मतलब स्पीड, लाइट की स्पीड सभी को पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी हमें मतलब कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी क्या दिखानी, जो क्रिएटिविटी होती है उसी वजह से थोड़ा क्वेश्चन क्या करने करते हैं। जैसा लाइट की स्पीड सबको पता कि 3 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकंड है। इसमें मुझे तो कोई बात नहीं है। वो क्या करेगा, ये देगा फिर इसमें भी वो थोड़ा बहुत अंतर कर देगा, जैसा मीटर सेकंड रिवर्स ये कर देगा। ठीक है, आप इसे मतलब 3 वो इस तरीके से भी पूछ सके, ठीक है। इस तरीके से पूछ सके मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर इनवर्स, ऐसा लगा जाता मीटर सेकंड इनवर्स, तो इस तरह बोल देगा वो। या फिर वो इसे ही मीटर की जगह सेकंड, मतलब जो पूछे थे ना प्रति सेकंड है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दे देगा, वो भी चलेगा, वो समझ लीजिए। तो कुल मिला के प्रकाश है क्या सही मायनों में, आपको नोट्स इस तरीके से बनाना है, मैं बात एक वो जैसे मैंने करा कि इसमें लगा है, ठीक है, यानी प्रकाश। तो मेरा जो अंदाज है वो पढ़ाने का थोड़ा अलग है, वो इस तरीके से जैसे हमने पहले ये एक विकिरण है, विकिरण ऊर्जा। नंबर 2 टॉपिक इसी के अंदर है, इसमें छोटा मतलब छोटे पॉइंट्स है। तो नंबर 2 है विकिरण, तो नंबर 1 विकिरण ऊर्जा, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों चलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगा, तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है, नहीं ये होगा। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, ये जो पॉइंट से नोट करते हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य होगी 4900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 4900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। कुछ इसके मैन पूछ दे प्रकाश लाइट जो प्रकाश की परिभाषा है, वो मैन पूछ मैंने बताया था। इसकी परिभाषा छोटी सी देखो, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता, परंतु वस्तुओं को दिख रहा है, वास्तव में प्रकाश विकिरण ऊर्जा है, ठीक है। और दूसरा इसकी तरंग दैर्ध्य 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर इतना होता है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ ये जिसके चाल इसकी स्पीड है, जी है, तो है 3 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश में से एक सारे कुछ पूछेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल वगैरह ये सब पूछेगा, कुछ चीजें तुम खुद से चैट जीपीटी है, एआई आजकल में चल रहा है, एआई का चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, उससे छोटे छोटे प्रॉब्लम लो और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें बोलो कि बुलेट फॉर्म में आप चैट जीपीटी पे लो और बोलो कि टॉपिक है प्रकाश, और उसे बुलेट फॉर्म के अंदर 1 लाइन के अंदर, और उसकी कंप्लीट डिटेल दे दो, कॉम्पिटेटिव फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो आपको छोटे छोटे नोट्स के रूप में नोट्स दे देगा, अपने जबरदस्त देगा छोटे से, ठीक है। आपको वो नोट्स बनाने हैं, लेकिन ये समझना जरूर है कि प्रकाश से विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग रूप में चलता है, इसकी तरंगदैर्ध्य 10 से 78 होती है, जबकि एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और प्रकाश की क्या 3 × 10⁻⁸ प्रति सेकंड,
ठीक है, बस ये इसलिए बताना था, जरूरी है। अब आ जाएंगे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पर, प्रकाश का परावर्तन, उसमें से क्या चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, इसी का एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों इससे पहले आ लेंगे। मिरर, जब हम मिरर पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रकाश है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इंग्लिश वाले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेगा। तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, एक ये देखते हैं, हाँ, ये देखिए, ये प्रकाश है, ये एक मिरर है, ये वाला। और मिरर हमने मान लिया कुछ प्रोजेक्ट है, ए बी मान लिया, ये पॉइंट मान लिया आपका ओ है, और यहाँ पे अभिलंब बिंदु मान लिया, इसे एन से प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये तो आपतित किरण होगी, आपतित किरण, ये परावर्तित, क्योंकि परावर्तन की बात हो ना, तो ये परावर्तित किरण होगी। परावर्तित किरण, तो इस तरह के छोड़ सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ये यहाँ पे कोण बनेगा, कैसा बोलेंगे, आपतन कोण, और जो बोलेंगे परावर्तन कोण। लेकिन इसमें क्या चीज होगी जो कि एग्जाम में पूछ सके। सबसे पहला, परावर्तन का नियम को बात तो हम पूछ रहे हैं, क्या बोला वो, आपतन कोण, जैसे कि हम आई बोलेंगे, इसे आर बोलेंगे, ठीक है ना। तो नौ कोण का मान पूछ देगा, अगर इसका कोण 45 डिग्री है तो इसका पता 45 होगा, इसका कोण अगर 60 डिग्री है तो उसका पता 60 होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जितना कोण होगा उतना कोण है। तो पहले इसकी परिभाषा सुनो और उसके बाद मैं इसके पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, जब कोई प्रकाश किसी पोलर स्टार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किसी पोलर स्टार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश एक चिकने तल पर टकरा तो वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके दो नियम है। क्या, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तरह में होते हैं। बस इसके दो नियम है। इस नियम की दूसरे दिक्कत तो ये कुछ है कि थोड़ा सा कुछ पता है कि जब कोई प्रकाश किसी पदार्थ से तक पर गिरता है तो उसका दिमाग बाबा वापस हो जाता है, प्रकाश से चिकन पर टकराता है वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आ, ठीक है, ये चीज बराबर है, ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दी, छोड़ना कुछ नहीं इसलिए बता। अब चलेंगे मिरर, ठीक है, अब आगे मिरर, मिरर के अंदर प्रकाश का काम था इसलिए इन्होंने बताया। तो अब मिरर के अंदर देखेंगे, मिरर जैसे इसकी अगर परिभाषा देखा है, दर्पण, वैसे भी दर्पण हो, कांच के उस खोखले गोले का भाग हो, उस कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसके ऊपर कांटा लगा है। मान लो कांच का गोला है, कांच का एक गोला है और इसमें से हमने दर्पण काटना, ये मान लीजिए हमने ये दर्पण काटा, ठीक है, ये गोला था कंप्लीट गोल बनने से हटा हुआ है। क्योंकि ये गोल तो समझ हटा दिया हमने, साफ कर दिया अपना दर्पण। और हमने क्या काम करा, इस दर्पण में एक साइड में तो लाल ऑक्साइड है के वन ऑफ फोर कुछ भी कैसे हो, ठीक है, हमने पेंट कर दिया। ठीक है, और ये वाला जो तल है इसमें चेहरा दिखने लगा, पेंट करने का मतलब ये है, फिर हमने इस वाले में चेहरा दिखने लगा, तो इधर पेंट करा तो ये तल तो होगा परावर्तक तल, और ये तल होगा कलई किया हुआ, कलई यानी पेंट किया हुआ। इस तल को क्या बोलेंगे, कलई किया हुआ, कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ, कैसे भी लिख सको। और ये वाला जो तल होगा ये होगा पेंट किया हुआ, सॉरी पेंट कह रहा हूँ, ये होगा परावर्तक तल, क्योंकि इधर हमें दिखेगा परावर्तक तल। और ये इसको बोलेंगे, जो ये वाली चीज ना, ये बोलेगा द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट है इसे बोलेंगे पोल यानी ध्रुव, ठीक है। और इसे M1 M2 ले लीजिए, ठीक है, ये होगा। तो इसकी पूरी बात करें रंग बिरंगी क्या है, वो ऐसा नीचे से है कि भाई कांच के खोखले गोले का काटा गया है भाग, जिसका एक तल कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो दूसरा तल परावर्तक तल होता है, मिरर क्या है, बस क्या होता है, कांच के खोखले गोले का काटा गया वाला भाग जिसका एक तल पेंट किया हुआ है, तो दूसरा तल परावर्तक तल है। बस इतनी है मिरर की, बस फर्क इतना होगा। अब इसके मिरर के दो प्रकार हो, ठीक है ना,
ये ऐसे उतारने से। अब मिरर के दो प्रकार है, क्या है? अब इस मिरर के दो प्रकार है। एक तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। और एक होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये दोनों तरह के दर्पण है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका डायग्राम कैसा होगा, तो इसका डायग्राम वही जो मैंने अभी बनाया, ठीक है ना, इस वाले को करो। इसकी बड़ी बात है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मुख्य अक्ष बोल लेंगे, मुख्य अक्ष। ये दर्पण होगा M1 M2, ये इसका ध्रुव होगा, यानी P, इसे रिप्रेजेंट करेंगे P से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा, ये उत्तल दर्पण में ऐसा होगा कि कभी मतलब होगा ऊपर, ये ऐसे तक, ये सेम मुख्य अक्ष होगा, ये कोई भी यदि होगा M1 M2 होगा, उस सेम से ही होगा, ठीक है ना। बस फर्क कितना होगा, वो उत्तल दर्पण ये अवतल दर्पण। इनकी परिभाषा छोटी छोटी परिभाषा से पूछने की कौन पता होना चाहता, क्या चीज है, क्या नहीं, हाँ कौन तो बड़ी सेकंड। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? कांच के टुकड़े को लेकर काटा गया भाग, जिसका उभरा हुआ तल पैंट के हुआ था, ये उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल पैंट के हुआ था तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। बस इसमें दबा हुआ उभरा हुआ है और कुछ नहीं। फिर देखो ध्यान से, अवतल दर्पण कांच के टुकड़े को लेकर काटा गया वह भाग है, जिसका उभरा हुआ तल पैंट किया हुआ तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। हाँ इतना जुड़ से क्या हो, अगर परिभाषा में कुछ ना हो कि बताओ दबा हुआ तल परावर्तक तल कौन से दर्पण का होता है, समतल अवतल उत्तल, ऑप्शन में से देगा या तो कोई नहीं या सभी एक सौ भी दे। इस तरीके से परिभाषा पूछ सके। आप बार बार मुझे चलाकर परिभाषा लिख सको जाओ, नहीं तो कांच के खोखले को लेकर काटा गया भाग, जिसका उभरा हुआ तल पैंट किया हुआ तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। उत्तर दर्पण कांच के खोखले को लेकर काटा गया भाग, जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल पैंट से जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल दबा हुआ पैंट किया हुआ तल होता है। ये दोनों में सेम है, बस इसको उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा, इसको उभरा हुआ तल क्या होगा, आगे बात समझ में। तो ये भी लिखा था। अब क्या काम करेंगे, आप थोड़ा सा आपने कोई भी दर्पण देखो रैंडम में, कोई भी होगा दर्पण, और मैं इसका हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो उत्तर से अवतर से लेके चलेंगे। बस मुझे क्या करना है, एक दर्पण बना के बस सारे पॉइंट समझाने हैं, ताकि फिर बाकी की थोड़ी समझ में आ जाए और उनकी थोड़ी जल्दी जल्दी करता भी होगी। ये इसका मुख्य अक्ष होगा, सबको पता है, यहाँ पे केंद्र होगा, यहाँ पे फोकस होगा, ये पी होगा, ये ध्रुव M1 M2, ठीक है। अब मुझे इसकी परिभाषा है छोटी छोटी, वैसे तो पूछने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बस आगे की नॉलेज के लिए, ताकि कैसे समझ में आए इसलिए। मान के चलो M1 M2 दर्पण है और ये इसका ध्रुव है। अब इसकी परिभाषा सबसे पहले आई चलो, दर्पण का ध्रुव जिसे कहते हैं, मान के चलो। अब मैंने पूछने का, लेकिन दर्पण का ध्रुव है क्या, मिड पॉइंट क्या है, वो उससे के छोटे पॉइंट में वो जरूर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो थ्योरी है ना जिससे पॉइंट निकलेंगे वो बहुत सारा जरूरी है, वो इनसे समझ में आएगा, इस वजह से समझाना पड़ेगा। दर्पण के दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। किलोमीटर पहले के पास आप लिख भी सको। दूसरा आ जाओ, देखो दर्पण के, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से F तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से F तक की दूरी को दर्पण की फोकस ध्रुव कहते हैं। इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। अब आ जाओ पकड़ता की, दर्पण के ध्रुव से मुख्य केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु से या फिर सी तक की दूरी को, सी तक की दूरी को दर्पण की वक्रता और दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चलो एक बात और समझे, पीसी से इसे डिनोट कर, मतलब पीसी, पीसी दर्पण की वक्रता केंद्र है, और लिखते हैं पीएफ दर्पण की मुख्य दूरी को फोकस दूरी है, ऐसे लिखते हैं। अगर दर्पण की त्रिज्या की बात करें, वैसे में दर्पण के ध्रुव से सी तक की दूरी को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। तो अगर मैं दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक जा रही है, अगर ये पूरा गोला मानने में से, तो ये केंद्र तक आएंगे, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बोलेंगे,
आर। तो दर्पण के ध्रुव से शीतल की दूरी को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से भी पढ़ते हैं कि आर से प्रदर्शित करते हैं। ये छोटी छोटी सी है, बार बार देखने सुन के पे ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसे। ठीक है, आप कौन सा है ये बनाने वाले, कौन से, वो देखिए, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं ना इसके, तो न्यूमेरिकल पे तो करने अच्छे से, तो न्यूमेरिकल के लिए तो फिर भी करने ही पड़ेंगे, बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं होंगे कि, ठीक है ना। मान के चलो अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, वो ओरेस ले रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी है हमने, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वस्तु रखी, यहाँ पर होगा भाई सी और यहाँ पर होगा भाई एफ। ठीक है, मान के चलो यह कोई एक किरण गई, ठीक है, और ये किरण एफ में होकर चली गई, फिर ये ऐसे किरण गई और ये फिर वापस अपने मार्ग पर लौट गई। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कटे, तो हम इसे ऐसे एक से मिलाते हैं, ये बड़ा इसका पढ़ते हुए आई आर टेक्स। ठीक है, अब यहाँ से तुम बहुत सारी चीजें पता चलेगी। दर्पण की जो क्या हो रहा है, देखो, दर्पण के रूप से ये रहा दर्पण का ध्रुव, और यहाँ से चल रहा है से, ठीक है, चलता रहा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक आने से ये वस्तु जो है, दर्पण से ये होगी वस्तु की दूरी, जिसे हम डिनोट करें यू से, ध्यान से समझिए, इसे डिनोट करें यू से। और सबके सब दर्पण की पहली तरफ, मतलब सबके सब दर्पण की ऊपरी तरफ है, ये भी सबके सब दर्पण के साइड में है, जितने वस्तु रखी सबके सब चीज तरह उसके माइनस की चलेगी, वो भी करना। अगर दर्पण से पहली तरफ कोई चीज होगी तो वो प्लस की तरफ से इधर होगी, वो सब माइनस की इधर से इधर की तरफ चले माइनस का योग। ठीक है, इसे बोल रहे हैं हम वस्तु की दूरी, जो कोटि है वस्तु की दूरी, यह सब माइनस माइनस। जब मैं दर्पण से और बोल रहे हैं हम बी, ठीक है, ये भी माइनस की होगी, ये तो माइनस की होगी, ये भी इसे क्या बोल रहे हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, उसे बी से डिनोट करेंगे। फिर एफ से, एफ तक की दूरी जो तुम पता है सब क्या बोलेगा, एफ दर्पण के दूसरे तक की दूरी को, ये भी माइनस, ये उत्तर में जैसे उत्तर है दर्पण, इसलिए ऐसा हो रहा है, उत्तर में अधिकतरी प्लस के है, तो ये भी हो गया। अब आ जाओ सी तक के में आ रहा है दर्पण से ये तक की दूरी डिनोट करेंगे आर माइनस, ठीक है, इस हिसाब से सब चीजें ना बता दी, इसे नोट कर लो, माइनस आर माइनस बी माइनस आर माइनस बी। और ये दर्पण अगर देखें कैसे है अवतल है, अगर ये भी उत्तर हो तो चीजें बदल गई, ठीक है ना, आगे बता देगा उस तरह को, ये सब बोल लेंगे हम प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यही होगी फोकस दूरी, यही होगी त्रिज्या, दर्पण की त्रिज्या, क्लियर होगा। तो ये तो होगा आपके दर्पण के लिए लगा, ठीक, आपका दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तर दर्पण भी ऐसे ही होगा। बस अभी निकालना जल्दी जल्दी बना के बताऊँ मैं, प्लस कौन से रहेगा माइनस कौन से, ये काम बहुत जरूरी है। देखो योगा उत्तर दर्पण, अच्छा नहीं लगा ये, योगा उत्तर दर्पण, मान के चलो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट से ऐसे कोई वस्तु हमने मतलब कोई किरण ली, और ये किरण मतलब एक्टिव पर डिपेंड होने लगी पर पृथ्वी होगी और एफ की तरफ से, और ये यहीं से वापस होगी, फिर दूसरी किरण अगर ये एक्टिव होगी तो सी यहाँ को होगा, और जो दूसरी किरण होगी ये ऐसे दिखेगी, और यहाँ से डायरेक्ट दिखाई जाएगी, और यहाँ से वापस उसी मान को खींचेगी। इस तरीके से ये हो, तो पहले ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ पे एफ होगा और सी इधर होगा, ठीक है, ये होगा, जैसे ये करेगा, और ये से ही ऐसे वापस लौट देगी, ठीक है, और ये क्या होगा, ये ग्राफ अच्छे होने सारे चीजें, तो यहाँ से वापस ऐसे लगेगी, आते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर कटेगी और पढ़ते भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है, ये तो ये आई आइडेंस होगा, यही पढ़ते हैं। अब देखो दर्पण से इतनी बड़ा होगी सब,
कैसे होगी, प्लस, इधर होगी सब माइनस। तो इधर केवल देखो तो कि इधर केवल और केवल यू है, तो ये माइनस है। लेकिन देखो एफ पर है, तो एफ भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी छोटा है पी प्लस, फिर वही दर्पण के रूप से ही पी है ना दर्पण की दूरी, और सी तक की दूरी है आर है बी प्लस, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे बी, तो बी प्लस का, ये सब चीज पता है रेफरेंस से भी सब प्लस की रहेगी, तो इधर है ऊपर में इसकी रहेगी, मतलब पहले बोला था। तो तुम क्या लगे चित्र को तो हमेशा इसका कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, ठीक है। नहीं वो मेरे को साथ बोल दिया, अगर वो नहीं पता होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलेंगे यहाँ पे, हटाओ इसे। अब चलेंगे कंडीशन, ठीक है। इनकी कंडीशन क्या है, सबसे पहली जब वस्तु अनंत पर हो, हेडिंग लगाओगे पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत अनंत पर हो। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, मैं छोटे के लिए बड़ा से, और अवतल के लिए हो गई सारी, ध्यान रखिए सारी कंडीशन अवतल के लिए ही चलेगी, इतना बात ध्यान रखिए वो, ठीक है। ये मान के चलिए यहाँ पे, और इसमें फोकस पॉइंट होगा, और वस्तु अनंत सा है तो सब की सब स्थिर के साथ, वस्तु अनंत सा भी है ऐसे, सब की सब इसी एक ही बिंदु को काटेंगे, ये। तो यहाँ पे सबका फोकस पॉइंट है, सभी लेकर से तो इसकी जो परिभाषा बनेगी बनेगी, अनंत से चलने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर है, ये तो मुख्य एक्स है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देगी। अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसे बस नहीं ना, अनंत से चलने वाली किरणें कैसे होती है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से चलने वाली किरणें कैसे होती है, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के फलाना, एक दूसरे के ऐसे बोलेगा, और इसमें ऑप्शन भी होगा एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, राइट ऑप्शन। तो अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, और मुख्य अक्ष के भी समांतर चलती है, तथा कि सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सभी की सभी एक ही बिंदु फोकस एफ पर मिलती है, या बिंदु एफ पर जाकर मिलती है, और वहां पर ये बहुत ही माइनर यानी बिल्कुल बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ से 2% पिलरों से क्या है, पहला जो मैंने बताया दिया। दूसरा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा, मतलब किस टाइप का होगा, वास्तविक होगा कैसा होगा पूछेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, वास्तविक तो होगा ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में कि बिंदु के आकार का जो बोलेगा वो, क्यों बिंदु का आकार का कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो बिंदु के आकार का होगा, उसका ना तो कोई साइज डिफरेंट होगा, कुछ ना होगा, तो बिंदु के आकार होगा। तो 2 पॉइंट इसका मायने है, बार बार क्या नोट कर दीजिए। आप चलेंगे यहाँ से हेडिंग बदलेगी, जब वस्तु अनंत व केंद्र सी के बीच में हो, बीच में हो, कंडीशन दे दी, अब की बार के बीच में हो, तो सेम पर ये क्या चित्र को मत जाइए, तेज से अगर कम समय में तो खत्म करने कोई तरीका है। हेडिंग जब वस्तु अनंत केंद्र के बीच में हो, तो वस्तु को थोड़ी दिखाई देगी हमें कि हाँ सब कुछ फाइनल पॉइंट होगा, और इस वस्तु होगी, इनसे चलेगी, ये इससे करेगी, तो एम पॉइंट बना देंगे। दूसरी जाती इस तरीके से वो वापस परिमाण पे जाएगी, इसका भी एक पॉइंट निर्धारित कर देंगे सी, और ये होगा आई आई डैश। इधर भी बात आप ध्यान से समझ लीजिए, एक पहला उसकी पढ़ का पता है, और फिर बहुत आसान से मतलब फिर तरीका वस्तु, देखो जब वस्तु ओ ओडेस दर्पण के मुख्य अक्ष के अनंत में केंद्र के बीच में ओडेस से चलने वाली किरण ओडेस है, जो कि मुख्य अक्ष की समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ मिस होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण ओडेस बी, जो कि पकड़ता केंद्र में होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, ठीक है।
तो ये दोनों किरणें आई डैश पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, कुछ लिख लो, ये दोनों किरणें आई डैश पर काटते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु को ओ डैश पर पूरा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है, यानी वास्तविक इसलिए रियल लाइन का बनता है, आभासी हमेशा वो होगा जो छोटे डैश करके बनेगा। ठीक है, देखिए क्या पूरा प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से छोटा है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। क्लियर बात है? यह प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, जो माइनर पॉइंट है सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य, क्लियर हो बात? सी और एफ के मध्य हो। चलिए हमारा दूसरी भी हेडिंग क्लियर हो। तीसरी हेडिंग होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब सीधी जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर सी पर हो, ये कंडीशन पढ़ेंगे। इनका सबका एक मैं बोल बताता हूँ फिर तुम तो क्लियर है वो चीज। तो देखो निरंतर में चेक बिंदु बना दूँ कि क्या चीज बनाने को मैं जानूँ, मुझे पता है कि ये बनाना कैसे। बिल्कुल इसकी जो हाइट है दोनों की सेम होनी चाहिए, वस्तु की भी और क्योंकि सेम तो वस्तु रखी इसलिए दोनों फिक्स नहीं जाती आगे और देखा ना सब हम करवा दिए ये तो हम काट दिया ना मैं एक टेस्ट डालेगी इससे बहुत बड़ा हो जाएगा बढ़ना यहाँ को पता है यहाँ से जाएगी तो पढ़ दिया ये है ना ग्राफ हो तो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है जितना भी बढ़ ये नहीं ऐसे नहीं बढ़ चेरों की देरी की कोशिश करता है कि ऐसे तो ये नहीं बढ़ेगा। बस आप मान के चलो आप बुक से देख लियो क्योंकि ये बोर्ड है इस पर नहीं बन पाता तो ये ठीक है ना, क्योंकि यही पे काट नीचे है तो तभी वो आई आई डैश कटेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। अरे वापिस उसके बाद तो सी को पलट कर जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो ओ एस ये रहा ओ एस मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाले किरण ओ एस के जो कि दर्पण के या फिर मुख्य अक्ष से समांतर चलते हैं, दर्पण से प्राप्त होने के बाद एफ में से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण ओ एस बी जो कि एफ में से होकर जाती है तथा दर्पण से प्राप्त यदि जो एफ में हो जाएगी वो एक बार मुख्य अक्ष से समांतर जरूर होगी, मुख्य अक्ष से समांतर है दर्पण से प्राप्त होने के बाद एफ में से हो जाएगी, जो एफ में से हो जाएगी दर्पण से प्राप्त होने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर होगी। दोनों कंडीशन ये है कि किसी भी तरीके से अगर हमें कुछ करना है इसके ऊपर एक बार बार मैसेज करें बंद कर दो। तो इसके अंदर आप क्या होता है हाँ एटमॉस्फेयर पर रहती है, ये दोनों किरणें आइडस पर प्रतिच्छेद करती है, ये कर रही है ना, ये दोनों किरणें आइडस पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब आई आइडस वस्तु को ओडस का पूरा प्रतिबिंब है। बस यहाँ के बाद मैं बात चलाए ये छोड़ी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोल यहाँ की बात चलाए कि वो वस्तु आई आइडस वस्तु ओडस का पूरा प्रतिबिंब है, जहाँ के बाद मैंने फिर उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है, और ये प्रतिबिंब वस्तु के तल में प्राप्त होता है, तो कंडीशन या फिर वक्रता केंद्र के तल में प्राप्त होता है, दोनों कंडीशन पूछ सकते हैं। यह प्रतिबिंब वस्तु के तल में ही प्राप्त होता है या फिर वक्रता केंद्र के तल में प्राप्त होता है, दोनों बात कैसे ये मैंने बोल दिया क्या बताया कि वस्तु को ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश पहला वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है काल में,
ठीक है, और दोनों के लिए कहाँ पे चला रहा वस्तु के तरफ प्राप्त हो रहा है, फिर क्या है फिर पकड़ के केंद्र की तरफ प्राप्त हो रही है। फटाफट फिर एक शब्द है पिछले में मैं फिर बताने शब्द छोटा सा माइनर है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इस पर बहुत सारे अब फिलहाल हम क्या काम करेंगे, वस्तु को दोहराई के बना के पकड़ता केंद्र पागे थी। अब वस्तु चली जाएगी जब वस्तु पकड़ता केंद्र where फोकस एक्स फोकस एक्स के बीच में हो, बीच में मतलब ये देखो, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लेंगे सी, यहाँ लेंगे एफ और इसके बीच में रखेंगे बस। ओके, ये नॉट बोलिए ओ और इस यहाँ से चलेगी उत्तर से समांतर, तो हम जाने यहाँ से रोक नहीं सकता। फिर और क्या होगा, एफ में पूजा जाएगी तो वापस का, ठीक है, पट्टी देना पड़ेगा जो भी बात दिया। अब देखो अब करेंगे क्या है, सही है। मानव वस्तु को डैश दर्पण के मुख्य अक्ष के और कर्ता केंद्र फोकस के बीच में स्थित है। ओ डैश से चलने वाली किरण ओ डैश के जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से प्रारंभ के बाद एक्स होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण ओ डैश बी, तथा दूसरी किरण ओ डैश बी जो एक्स होकर जाती है, दर्पण से प्रारंभ के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें आई डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब आई आई वस्तु को ओडेस का पूरा प्रतिबिंब है, यहाँ के बाद में कौन सा होगा, पूरा प्रतिबिंब है। ठीक है, वास्तविक है बिल्कुल वास्तविक है, उल्टा है बिल्कुल उल्टा है, वस्तु से बड़ा है यानी तो वस्तु वाली प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा है। और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे प्राप्त होता है, तो ये कह लो कि यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत जब अनंत माना जाएगा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में प्राप्त होता है। ये बोलते हैं इसके लिए अब चलो नेक्स्ट पे हम आ जाओ, जब वस्तु पकड़ता है फोकस के बीच में कहा था तो फोकस पे रखी जाती वस्तु, ठीक है, जब वस्तु फोकस यानी एफ पर हो अब फोकस पे बैठ जाती है वस्तु, दर्पण ये आपका दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष, ये तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा सी, एफ है और ये सो होगा, और ये एक फिरेगी उसमें हो जाएगी एक अवश्य पड़ेगी हमें, क्योंकि एफ को भी बदल सकते हैं तो ये भी है, तो ये अभिलंब पड़ेगी और ये भी कैसे ये भी लगेगी इसमें ठीक है। ये दोनों किरणें अब यहाँ पे नहीं मिलेगी कितना आसानी से, ओ डैश इक्वल सी के तक से मिलेगी, हमारा द्वारा लिखना है कि ये बात लिखना है इसके पास। मानव वस्तु ओ डैश दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित है, ओ डैश से चलने वाली किरण ओ डैश, ओ डैश से चलने वाली किरण ओ डैश से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। ओ डैश से चलने वाली किरण ओ डैश से दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर चलते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब नहीं छोड़ी दूसरी किरण ओएसबी जो कि दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, जो कि दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उस मान पर लौट जाती है, उसके बिंदु पर चली जाती है। ये दोनों किरणें इधर पर मिलती कहां पर जाकर मिलेंगे अनंत पर, ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलती है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब आई आई यहाँ से बात होगा वस्तु और इसका पूरा प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा उल्टा भी होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यह प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। ध्यान रखिए यह वस्तु वो यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और ये प्रतिबिंब अनंत पर जाकर प्राप्त होगा। फिर इसके बाद एक और है, जब वस्तु इसी के बाद है कि जब वस्तु फोकस एफ तथा दर्पण यानी ध्रुव ध्रुव के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो, ये है यानी कुल मिला के ये तो एफ रहेगा, ये सारी दर्पण मुझे भी और वस्तु यहाँ तरीके वाली है पाके वो बोल है जो दर्पण का ध्रुव है इनके बीच में होगी और ये सीधे ही रहेगा, वो फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब क्या होगा, अगर मैं इस वस्तु को कैसे ले रहा हूँ
तो कुछ भी फर्क पड़ता। और फिर इससे हम अगर एक्सो लंबवत ले रहे और एक्सो कर ले वही बनेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी, वो बता दूं कि ये इधर जाके मिलेंगे और ये यहाँ पे एक परत में बनेगा ऐसे आपस में। बस ये कंडीशन ऐसी होगी, सब उस कंडीशन आ जाएगी, चित्र का कोई फायदा नहीं ऐसा रखेगा। इस कंडीशन में जो ये वाली कंडीशन है कि सब सेम लिखा तो हो ही जाएगा, तब दोनों और इसके बीच में होगा। ध्यान रखियो प्रति भी आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सब बराबर रहेगी। ये कंडीशन इसकी है। ठीक है, आप देखो अभी सब बार नहीं मिलने की बात बताई, तो सबका एक माइनर पॉइंट आप ध्यान रखिए। बस सबको देखो मैं एक में कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है अगर ध्यान इस पर रहेगा तो। ठीक है, मैं एक वस्तु यही समझिए, मैंने क्या काम करा, एफ है यहाँ पे, ये है, और मान के चलो प्रतिबिंब की स्थिति मैंने हद से ज्यादा स्लो कर आई है बस। देखो और ये है अनंत इधर है और यहाँ से है। मेरे बहुत घंटे समझ में आप यहाँ तो होगा ही अनंत। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब का होने का फोकस करेंगे बिंदु के आकार पर। ये बात हम लोग नोट कर साथ साथ इसे हम बता दो 1975 चले जाओ। वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस करके बनेगा बिंदु के आकार पर, ऐसे याद रखो होता है। तो कमेंट तो थोड़ी सी किसका है उसको मान लीजिए कहानी किसका है मतलब अनंत पे भी अनंत ये काम करा, अनंत को यह दे रहा हूँ, अनंत वस्तु को लेखा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब ये देखो किसकी ध्यान रखियो वो जब सकता है वो पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्रतिबिंब जो है केवल वो छोटा रहेगा, ध्यान रखिए जब तक कई दोनों एक चीज बना जाएगा वहां बराबर आएगा। ये भी कंडीशन है कि वास्तविक रहेगा बढ़ता रहेगा तो सब कंडीशन में रहेगा। अब वस्तु को यहाँ से पूरी खिसका है और सी पे लेकर आ गया। ठीक है, तो उस सभी इधर को है ना जो वस्तु इधर को खिसकेगी वो प्रतिबिंब इधर को खिसकेगा, प्रतिबिंब इसी के नीचे रहेगा। अब प्रतिबिंब बराबर बढ़ेंगे, प्रतिबिंब वो वस्तु अगर पकड़ता है सी पे है तो प्रतिबिंब से नीचे होगा, दोनों बिल्कुल बराबर होगा। पहला किसका पर है तो प्रतिबिंब होगा छोटा रहेगा, इसका इधर वस्तु बड़ी रहेगी। फिर जब ये क्रॉस करेंगे इधर वस्तु छोटे खिसक जाएंगे, प्रतिबिंब बड़ा होता चलेगा। अब यहाँ के बाद प्रतिबिंब वो वस्तु हो जाएगी 100, तो प्रतिबिंब किसके इधर को प्रतिबिंब बीच में रहेगा। देखो वो ये है जब वस्तु बीच में थी तो वो दोनों बीच में था, अगर अब वो यहाँ पे वस्तु इन दोनों के बीच में जाए तो प्रतिबिंब दोनों के बीच में कंडीशन वही है। बस प्रतिबिंब होगा या प्रतिबिंब बढ़ते चले जाएंगे, वस्तु छोटे चले जाएंगे। ठीक है नहीं, जब वो प्रतिबिंब जब वस्तु सी और एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब जो बढ़ेगा अनंत और सी के बीच होगा। अब क्या होगा वस्तु यहाँ से किसका क्या एफ करेगी तो लाल मिश्र के साथ में हो जाता है, लेकिन इनको वर्ण दिखाई देगा। वस्तु जब बहुत बड़ा होगा वास्तव में बहुत होगा, लेकिन जैसे ही वस्तु यहाँ पे जाएगी एफ और पी के बीच में तो बस एक ही कंडीशन होगी, ज्वाला इधर पहुंचेगा डायरेक्टली इधर होगा। हो सकता कोई का डॉक्यूमेंट छूट गया हो कि बिना बुक्स के पढ़ा था कोई पुस्तक नहीं है, तो हो सके माइनर छोटा मोटा पॉइंट रहेगा तो उसके लिए सॉरी। हाँ हमने जरूर है कि जितने पॉइंट्स मैंने बता दिए आपने सिर्फ नोट डाउन कर लो, इस तरीके से याद रखना है। मैं गारंटी पे कह रहा एक भी पर्सन को कहते मुझे बता ठीक कमेंट कर देंगे मेरे जरूर कुछ तो ठीक है नहीं, क्योंकि फिजिक्स साइंस में लगभग सारा तैयार करी फिजिक्स के अंदर किसी वैज्ञानिक अगर क्वेश्चन आना तो मैं पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो 12th की फिजिक्स 10th की फिजिक्स हुई तो फिजिक्स तो पढ़ा हूँ, साइंस मतलब साइंस को मैं पढ़ा हूँ, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हम लोग की सारा है उनके माइनर नोट लिख छोटे जो भी है बना को नोट को लिख। आप देखो उसके एप्लीकेशन। ठीक है, दर्पण मेरे हिसाब से खत्म होगा तो वोकेशन क्वेश्चन है जैसे कुछ तो बिल्कुल हाँ एक बोल है ना उत्तर दर्पण की एक कंडीशन होगा उसी कंडीशन में आभासी बनेगा। उत्तर दर्पण में एक ही प्रतिबिंब होगा वो भी आभासी बनेगा, उसे नॉर्मल भी याद करो। उत्तर और दर्पण से पूछे उत्तर का वो उत्तर की कंडीशन है और वही क्या है कि जो पूछ लेगा आभासी, लेकिन उसको कभी भी पूछेगा उत्तर का दर्पण के बारे में पूछेगा वही जरूरत है। अब क्या एप्लीकेशन है एप्लीकेशन मतलब ऊपर एक वहाँ का है। देखो आप तो वीडियो के एंड में
जो एप्लीकेशन है ये सब मिलेगी इस तरीके से कि मतलब जो गाड़ियाँ हैं गाड़ियों में ड्राइवर को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज है तो वो उत्तर दर्पण है। उत्तर दर्पण काम क्या है, बड़ी चीजों के छोटे प्रतिबिंब, बड़ी चीजों के छोटे प्रतिबिंब देखना या छोटे प्रतिबिंब बनाना कुछ भी कैसे हो, तो कुल मिलाकर बड़ी चीज के छोटे प्रतिबिंब ही उत्तर दर्पण का काम मुख्य है। तो वो है बस उसका एक ऊपर पूछा और भी है कोई। तो उसके अंदर कौन सा दर्पण तो सूर्य लेंस वगैरह में इसलिए दर्पण के अनुप्रयोग की जितनी कोशिश है सब दिमाग में रखते और से और यदि तुझे को तो वीडियो पहुंच जाएगी। तो वीडियो के एंड में तुम्हें पूरा का पूरा एक दो स्क्रीनशॉट मिलेगी, आपने देख के और भी कोशिश कर लियो पर सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे समझ में हैं। आप ना स्पीड मतलब की बना लो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इसमें से 1% भी बचने का ध्यान रखो, कुछ परसेंट जिस तरह होगी जो दर्पण का पूछी जा होगी वो सीख लेता रहता है। ठीक है नहीं, आप उसके लिए मैंने फोकस दूरी क्या है, उसकी फोकस दूरी क्या है, सब उसके अंदर होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है उसमें मिलेगा। ठीक है, इस बात को एक ध्यान रखो। और एक बात हो, यदि हम दर्पण में कोई टॉर्च पेपर टॉर्च से या लेजर लाइट से कोई बीम यानी फिर कोई किरण 45 डिग्री पर गिरेगी तो पढ़ने तरह से जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो कितनी डिग्री को होगा, मैंने भी बताया था। इस डिग्री का ध्यान दो, प्रकाश के परावर्तन में जितने डिग्री कोण आपतन कोण होगा उतनी डिग्री कोण परावर्तन की। तो ये भी बार बार पूछेगा प्रश्न धीरे धीरे से होता है। मेरे हिसाब से तो खत्म होगा और कुछ क्वेश्चन मुझे अभी डायरेक्ट ध्यान में तो उस पर मतलब स्क्रीनशॉट कर तो फिर इसको ऑलरेडी सामने कर दीजिएगा। जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे कुछ थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस कर लो, कुछ चैट जीपीटी की हेल्प लो आज के टाइम में, सब कुछ टीचर पे डिपेंड मत रहो। तो चैट जीपीटी का सहारा लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेगा डीआईडी वाला पे। जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीपसीक है, बहुत सारे ये तो मतलब ये प्लेटफॉर्म है, बस आप क्वेश्चन बहुत अच्छे। ठीक है, धन्यवाद एंड नमस्कार।